नमस्कार, आप देख रहे हैं दरभंगा का पसंदीदा वेब न्यूज चैनल हिंद टीवी 24। दरभंगा से जुड़ी हुई खबरें तो हम आपको लगातार दिखा देते हैं जो रोज़मर्रा से जुड़ा हुआ रहता है, लेकिन उसके साथ साथ जो सामाजिक सरोकार से जो मुद्दे होते हैं सामाजिक सरोकार के, उनसे जुड़े हुए मामलात और उनसे जुड़े मुद्दे को लेकर भी एक एक करके हम आपके पास आते रहते हैं। आज उसी कड़ी में एक महत्वपूर्ण विषय पे हम बात करने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान हमारे न्यूज़ रूम में तशरीफ़ लाए हुए हैं। तो सबसे पहले एक एक करके उनका हम आपको परिचय करा दें, उनका हम तारुफ करा दें, फिर उसके बाद हम अपने विषय पर आएंगे। सबसे पहले हमारे साथ आज हमारे पहले मेहमान हैं डॉक्टर अयूब राय, जाने पहचाने एक चेहरे हैं, पूर्व पत्रकार है, 12 साल इन्होंने पत्रकारिता किया है और 5 किताबें इन्होंने लिख रखा है और ये दलित मुस्लिम समाज के संयोजक के रूप में भी अभी वर्तमान में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। दूसरे मेहमान, सर आपका सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में। शुक्रिया। और दूसरे मेहमान हमारे ये भी हमारे लिए ख़ास हैं, जिनका नाम है सुहैलुद्दीन अंसारी। ये पसमानदा ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और बड़ी मुखर होकर के ये पसमानदा मुस्लिम समाज को लेकर के जो है वो फेसबुक पर या और भी एक्टिविटी में लगे रहते हैं। सर आपका भी हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत शुक्रिया। जी चलिए, सबसे पहला हम ये समझना चाहते हैं क्योंकि एक सबसे हमारे एक मुस्लिम समाज का एक बड़ा तबका है जो इन दो शब्दों से परिचित नहीं है, क्योंकि ये दो शब्द कुछ लोगों के लिए नहीं है, हालांकि 100% आबादी के लिए तो नहीं कहेंगे। तो सर हम आपसे पहले समझना चाहेंगे कि पसमानदा मुसलमान कहते किसे हैं? पसमानदा मुसलमान जो पीछे छूट गया, एक लाइन में पस माने होता है पीछे, मानदा माने छूट गया, जो पीछे वो छूटा हुआ वर्ग है। हम लोग भारत के मुसलमान धर्म परिवर्तित मुसलमान हैं। हम लोग 90% से ज़्यादा आबादी में, अब जनगणना बिहार का जातीय जनगणना सामने में आ गया है, हम लोग 90% से ज़्यादा भारत के मुसलमान हैं जो पीछे छूटे हुए मुसलमान हैं। ये लोग अपने हक अधिकार के लिए, गैर मुस्लिम भाई हैं उनसे हम लोग अपना हक अधिकार मानने के लिए प्रयास करके हम लोग अपने आंदोलन को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। चलिए सर, आपसे हम समझना चाहेंगे डॉक्टर साहब कि आप एक दलित मुस्लिम शब्द को लेकर के अक्सर जो चर्चा में बने रहते हैं, मुसलमानों में भी दलित होता है क्या, आप बताएं। जी सही कहा, वो मुसलमानों में दलित तो है ही, सिर्फ फ़र्क ये है कि हिंदू दलितों की तरह मुस्लिम दलितों को मान्यता जो संवैधानिक रूप से कहें वो अभी नहीं मिला हुआ है। वो दलित इस तरह से है कि भारतीय संविधान को चूँकि हम लोग मानने वाले लोग हैं और सिर्फ रिजर्वेशन की बात अगर करें तो 1937 से 1950 तक भारत के चंद मुस्लिम जो दलित कैटेगरी के लोग थे उन लोगों को रिजर्वेशन की फैसिलिटीज़ मिल रही थी। 10 अगस्त 1950 के बाद उस पर किसी तरह से रोक लगा दिया गया। 1950 में इस पर रोक लगा दिया गया और भारतीय धर्म के मानने वाले दलितों को इसका फ़ायदा देने की बात कही गई। उस वक्त से ये रुका हुआ रहा। बीच में 1955-56 में मास्टर तारा सिंह के नेतृत्व में सिखों का आंदोलन हुआ और दलित सिखों को रिजर्वेशन मिलना शुरू हो गया। हम लोग खूब जानते हैं, जैसे सरदार बूटा सिंह बिहार में राज्यपाल रहे हैं, वो दलित वर्ग से थे, सीकर से अक्सर चुनाव लड़ा करते थे, राजस्थान के सीकर से SC कैटेगरी वाली जो सीट थी वहाँ से। 1990 में BP सिंह की सरकार में नव बौद्धों को भी रिजर्वेशन का फ़ायदा मिला, लेकिन मुस्लिम समाज के दलितों को और ईसाई समाज के दलितों को रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं दिया गया। दलित मुसलमान की बात जैसा कि अभी आप कर रहे थे कि किसे कहते हैं, जैसे कि हिंदू दलित की बात हम लोग कर लें वहाँ से कि दलित धोबी, तो मुसलमानों में भी धोबी है जिसे हम लोग साफ़ी भी कहते हैं, हवारी कहते हैं। तो उधर के जो धोबी उनको SC का मिला हुआ दर्जा, दलित का दर्जा मिला हुआ, लेकिन मुसलमान में जो काम कर रहा वो नहीं मिला हुआ है। उसके बाद पासी, नालबंद, ये हलाल खोर, लाल बेगी हलाल खोर, वो उधर हलखोर इधर हलाल खोर, काउंटर पार्ट है, सब उसी तरीके की चीज़ें। नट हैं, बख्खो हैं, इत्यादि जो जातियां हैं जो हिंदू समाज में दलित कैटेगरी की है, अब मुस्लिम समाज में आने के बाद उसको सीधा OBC कैटेगरी में डाल दिया गया। तो चूँकि गर्चे वो नाम जो जातियों वाला नाम है वो वैसा ही है जैसा उस तरफ है गैर मुस्लिमों में। मुसलमान में आने के बाद जैसे कि ये धर्म परिवर्तन से भी इसको हम लोग जोड़ करके दे सकते हैं। अभी सुहैल साहब बता भी रहे थे कि हम लोग 90% से ज़्यादा धर्म परिवर्तित लोग हैं।
तो यहाँ जो मतलब मुसलमानों के रहन सहन वगैरह को देख करके बहुत सारे लोग जो धर्म परिवर्तित किए, तो उसमें हुआ क्या कि उनका धर्म बदल गया। रमेश से रहमत हो गए, उनके इस्लामिक तौर तरीके आ गए, वो धर्म बदला और एक नाम आ गया, धर्म हिंदू से मुसलमान हो गए, नाम रमेश से रहमत हो गया। लेकिन उनके जो काम धंधे थे, उनकी जो पहचान थी, वो वही रह गए। अगर वो मतलब कोई मोची था, कोई चमड़े का काम कर रहा था, जूता सी रहा था, तो यहाँ भी आके वही काम कर रहा है, उसके काम नहीं बदल गए। कोई अगर खेतिहर मजदूर था तो वो वही मजदूर बना रहा, कोई अगर मतलब पासी का काम कर रहा था तो वही था, हलाल खोर अगर कोई था तो हलालखोर, हलखोर था तो हलालखोर हो गया, कोई मेहतर डोम था तो लाल बेगी हो गया। इस तरह से उनके जो धर्म और नाम बदल गए, लेकिन जातीय पेशा, रहन सहन, सामाजिक कैटेगरी, जैसे कि अब बहुत सारी जगहों पे ये और बात है कि अब काफ़ी माहौल बदला है और दलितों के रहन सहन भी बदल गए हैं। लेकिन मतलब शुरू से जो होता रहा कि उन लोगों के घर समाज से थोड़ा अलग हट करके गांव के किसी किनारे पे हुआ करता था। उसी तरीके से मुस्लिम समाज के जो ये वर्ग थे, जिन लोगों का नाम अभी हमने लिया, नालबंद, नाइचेबंद इत्यादि जो जातियाँ हैं, तो ये सब मतलब हाशिए के गांव के हाशिए पे रहा करती थी और उन लोगों के रहन सहन वही से ही होते थे। तो नाम और काम उनका जो था वो वही था, सिर्फ धर्म बदल गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हिंदू दलितों की तरह मुसलमानों में भी दलित है। संवैधानिक रूप से 1950 में जब रोक लग गया तो उसका मांग हम कर रहे हैं, चूँकि ऐसा भी नहीं है कि अमेंडमेंट नहीं हुआ है। 1955 में मास्टर तारा सिंह के नेतृत्व में आंदोलन चला, सिखों को मिला, 1990 में नव बौद्धों को मिला। एक चीज़ समझना चाहेंगे, आप दलित मुस्लिम की बात करते हैं, ये मुसलमान तो पहले आप हैं, फिर दलित मुस्लिम जी। शरीयत में दलित का कोई जगह है क्या? हाँ, शरीयत देखिए, शरीयत आप जो है ना मतलब ये शरिया कानून लागू करने वाली बात नहीं कर रहे हैं, तो शरीयत की बात हम कर, देखिए हाँ वो हम उस तरफ आ जाते हैं। नहीं, हम चूँकि लोग जानना चाहते हैं, हाँ। ये लोगों की जिज्ञासा है। लोगों ने हमसे भी कहा कि आप डॉक्टर साहब से ये बात पूछिएगा कि शरीयत में कहीं भी दलित शब्द का चर्चा किया गया क्या? आप बताएं, जैसे कि अभी पसमानदा शब्द आप बोल रहे थे, तो फारसी का शब्द है लेकिन चलन में है मुसलमानों के बीच, उर्दू में बोलते हैं हम लोग, अंग्रेजी में बैकवर्ड बोलते हैं हम लोग, शेड्यूल कास्ट बोलते हैं, फॉरवर्ड बोलते हैं, जो हिंदी में हमको उच्च वर्ग कहेंगे। लेकिन मेरा जो सवाल डॉक्टर साहब से था, वो सवाल मेरा आपसे भी है। शरीयत में कभी दलित जगह, पसमानदा तो चलता है, पसमानदा का मतलब जो दबा कुचला है, जो शोषित समाज है, उसमें हर जाति के लोग आ सकते हैं, फॉरवर्ड के भी आ सकते हैं, पिछड़ी जाति के लोग भी आ सकते हैं, वो भी EBC आप कह दीजिए। लेकिन शरीयत में दलित शब्द का चर्चा है क्या? हम शरीयत को लेकर के भारत में हम लोग नहीं चल रहे हैं, हम भारत के संविधान को लेकर के चल रहे हैं। भारत के संविधान को हम पहले रखते हैं, तब शरीयत हमारा महफूज रहता है। हम शरिया कानून या शरीयत को पहले लाएंगे तो हमारा भारत का संविधान उससे टकरा जाएगा। इसलिए हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी हदीस खुतबा जो उन्होंने दिया था अरफात के मैदान में, उसको और कुरान शरीफ के एक एक चीज़ को हम मानते हैं। जो भी चीज़ उससे अलग इस बात से टकराती है तो हम उसको इनकार करते हैं। अब हम लोगों के बीच में दीनी एतबार से तालीमी सलाहियत बढ़ी है, आलिम, फाजिल, मुफ्ती, अब हम लोगों के दरमियान, पसमानदा तबके के दरमियान, जिनको सिर्फ कलमा पढ़ करके मुसलमान बनाए रखा जाता था, तो उसमें ये तालीमी सलाहियत बढ़ी है। तो उन्होंने जो अरबी में, कुरान शरीफ में और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में इन चीज़ों को निकाला है। तब उन लोगों ने कहा कि भाई इसके अलावा जो मनगढ़ंत कहानी, किताब, हिकायत, रिवायात और फलां नबी, फलां जो है ना मतलब बुजुर्ग से, फलां वो जो है सहाबा कराम से मनगढ़ंत जो या ज़ईफ़ हदीस से मनगढ़ंत जो लोगों ने किताबें लिखी, उसको अब हम लोग इनकार करने लगे। जी डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहते हैं कि क्या दलित मुस्लिम की जो बातें आप करते हैं, तो कहीं ना कहीं इसके उत्थान की बातें आपके करते हैं। दलित मुस्लिम शब्द आपका लाने का मकसद है कि इनका उत्थान हो, इनका भला हो, जो दबा कुचला है वो आगे आए। तालीम में तो दलित समाज आगे आया है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। पहले की तुलना में अगर बात कीजिएगा तो परसेंटेज दलित मुस्लिम का परसेंटेज बढ़ा है, अगर आपकी ज़बान में हम बात करें तो। और किस किस तरह की उत्थान की बातें होनी चाहिए, जो समाज में बराबरी की बात हो, आप उस पर एक प्रतिक्रिया आपका जानना चाहेंगे। देखिए, आप जो कह रहे हैं ना कि दलित मुसलमानों के यहाँ शैक्षणिक जागरूकता आई है, चाहे परसेंटेज बढ़ा है,
नहीं बढ़ा है। वो आप लगता है आप मिडिल कास्ट को देख करके बात करें, जिसको हम लोग पिछड़ा कहते हैं, पसमानदा कहते हैं, बैकवर्ड कहते हैं, दलित कहते हैं, यानी कि उसको शेड्यूल कास्ट कहते हैं। उनके टोलों में जाना हुआ है आपका या नहीं हमको नहीं मालूम, लेकिन उनके यहाँ परसेंटेज अभी भी कम है। यानी अगर आज से 20 साल 30 साल पहले के कंपैरिजन में करें हाँ, तो थोड़ा प्रतिशत बढ़ा है। 20 साल 30 साल जाहिर है कि बढ़ा ही है, इससे इनकार नहीं किया जाएगा। खास करके मतलब बिहार की सिर्फ बात करें, जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं बिहार की सरजमीन पे हैं, तो यहाँ पिछले 15-20 साल में शैक्षणिक जागरूकता काफ़ी आई है। महिलाओं में यानी लड़कियों में भी काफ़ी जागरूकता आई है। तरह तरह के प्रोत्साहन की वजह से भी हो सकता है, या खुद इससे मतलब ज़माना जो बदल रहा है इसकी वजह से भी गार्जियन जागरूक हुए हैं और अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। कुछ बढ़ा है, लेकिन जितनी रोशनी वहाँ तक पहुँचनी चाहिए थी वो नहीं पहुँची है। क्योंकि जैसे हम नालबंद के टोला में जाते हैं, नाइचेबंद के मोहल्ले में जाते हैं, ये सब जाते हैं जानते हैं इस तरह की जातियाँ हैं जो अगर आप शैक्षणिक जागरूकता की बात करते हैं, शिक्षा आने के बाद कौन आदमी, चूँकि गैर मुस्लिमों से भी हम जोड़ के देख लें, पिछड़ी जाति का हो अथवा शेड्यूल कास्ट का हो अथवा मतलब अपर कास्ट हो, अपनी जाति को नहीं छुपाता है। लेकिन मुस्लिम समाज में मतलब इस तरह की वो मतलब चूँकि शैक्षणिक उत्थान नहीं हो सका पूरा प्योरली, उसकी वजह से अपने आप को बहुत सारी जातियाँ ऐसी हैं जो अपने आप को शेख कहते हैं, बहुत सारी जातियाँ ऐसी है जो अपने आप को खान कहती है। जैसे आप शेख सिद्दीकी, शेख फारूकी, शेख मंसूरी, शेख इदरीसी, शेख कलाल, शेख मतलब इस तरह की कई जातियाँ हैं। उसके बाद इराकी बिरादरी के लोग, वो मिर्शिकार बिरादरी के लोग अपने आप को खान लिखते हैं। क्योंकि अगर जागरूकता आ जाए, कोई भी आदमी, आप भी जानते होंगे हम भी जानते हैं कि अगर हम अपना कास्ट टाइटल बदलते हैं, नहीं लगाते हैं तो अलग बात है, लेकिन यदि बदलते हैं तो हम अपने आप को खुद को गाली भी दे रहे हैं। क्योंकि जहाँ से हम हैं, अगर आप मान लिया जाए कि आप राइन समाज से हों और आप अपना कास्ट टाइटल अंसारी लगाते हो, तो आप खुद को गाली दे रहे हैं। इसलिए दे रहे हैं कि वो मतलब हमारा ओरिजिन जो है वो दूसरा है और हम अपने आप को दूसरा साबित करने की कोशिश करते हैं। और वो गाली कहाँ तक जाता है वो हम बहुत डिटेल नहीं बताना चाहेंगे, इसको महसूस करने की बात है कि हम जो है वही ना होंगे। तो इसलिए हमको दिखाना चाहिए था। अभी जो बिहार के जनगणना जातीय गणना रिपोर्ट आई है, जनगणना नहीं गणना रिपोर्ट, उसमें कुछ जातियों के जो परसेंटेज बढ़े हैं और कुछ के कमे हैं, उसके पीछे भी यही कारण है। मुस्लिम समाज अभी भी, हत्ता कि 1-2% पढ़े लिखे लोग भी और बाकी जो अनपढ़ लोग हैं या कम पढ़े लिखे लोग हैं, धड़ल्ले से आप मुसलमानों की छोटी जातियों के मोहल्ले में चले जाएं, दलित मुस्लिम मोहल्लों में चले जाएं, तो खुलेआम कहेंगे हम सब मुसलमान हैं। पहले तो ये बात बोलेंगे, उसका ना जात पात ना हुए। अब भाई अब जाति अगर पूछेंगे तो क्या बताएं, तो हम लोग शेख हैं। अरे भाई काहे को शेख हो गए? ना आपका शक्ल सूरत है, न रहन सहन है, न तौर तरीके हैं, आप अपने आप को काहे कहते हैं शेख? आप नालबंद का काम करते हैं। नालबंद पे हम काम कर रहे थे, एक रिसर्च वर्क हमारा था, क्योंकि कई दर्जन जातियों पे मेरा रिसर्च वर्क हुआ। मेरा अपना जर्नल निकलता है, जर्नल ऑफ सोशल रियलिटी, 3 महीने पे निकालते हैं, बाइलिंगुअल है, अंग्रेजी हिंदी में। तो हर अंक में किसी न किसी एक जाति पे रिसर्च आर्टिकल होता है। आप दरभंगा शहर में मिर्शिकार टोला मोहल्ला है, वो शहर से सटा हुआ भैरवपट्टी मोहल्ला, आप चले जाइए, दर्जनों आदमी मिलेंगे, सब आपको कहेंगे कि हम खान हैं। और क्या दलील देते हैं कि खान लिखते हैं। अरे भाई खान लिखते हैं, हिंदी का खां जो लिखते हैं, तो उसके लिए अंग्रेजी में क्या शब्द इस्तेमाल किया जाए? KHAN ही ना, कि KHA से काम चल जाएगा। KHAN लिखते हैं हम, तब होता है खां या खान। ये मतलब कौन सी फैसिलिटी होगी? आप मतलब देखिए, मतलब भटियारा बिरादरी है मुसलमानों में, आप चले जाइए, वो अपने आप को शेख फारूकी कहते हैं। वो एक इशू नहीं है कि कौन आदमी, एक परंपरा चली गई है कि लोग अपनी जाति को छिपाते हैं और अपनी जाति की जगह दूसरी जाति। शैक्षणिक जागरूकता की बात हम कर रहे थे। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, हम उससे सहमत हैं। सर आपसे समझना चाहेंगे, पसमानदा मुसलमान की आप बात करते हैं, उसमें तो सभी जातियाँ आती होंगी पसमानदा में, फॉरवर्ड शेड्यूल का सब आते होंगे। आपका एक संघ से जुड़े हुए हैं, आपने बताया कि आप उस संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। आप पसमानदा, जब से आप इस पसमानदा समाज को लेकर के बातें कर रहे हैं, अभी तक आपके नज़र में पसमानदा समाज अभी कितना ऊपर आया और कितना ऊपर आने की ज़रूरत है? अभी हम लोग अगर वो बच्चों का क्लास होता है ना, पहले प्ले स्कूल, तो प्ले स्कूल से हम लोग क्लास 1, क्लास 2 और 3 के बच्चे अभी हैं, तहरीक के एतबार से, आंदोलन के हिसाब से। और पसमानदा को आप OBC कह लीजिए, बैकवर्ड कह लीजिए, दूसरे जातियों में, मंडल, महतो, सानी, मल्लाह वाले जातियों में, तो वो लोग हमसे हर मामले में ग्रेजुएट और
ग्रेजुएट से ऊपर वाले कैटेगरी में आ जाते हैं। तो उन लोगों ने अपना हक अधिकार मनुवादी व्यवस्था से, भारत सरकार के, जो कांग्रेस की सरकार 50 साल से रही है, और दूसरे लोग भी जो है वो हिंदू वर्ण व्यवस्था से, जो अपर कास्ट के लोग हुआ करते थे, विशेषकर ब्राह्मण भूमियान से, उन लोगों ने अपना हक अधिकार देने में जो कामयाबी हासिल की है, उस कामयाबी के हम पहले क्लास के बच्चा हैं। हम लोगों का ये है कहना कि अभी भारत की वर्तमान सरकार भारत के हर स्टेट में जो अपना हक अधिकार ओबीसी के नाम पर, पिछड़ा के नाम पर पा रही है, उसमें से पसमानदा को भी कुछ हक अधिकार भारत सरकार या बिहार सरकार देने का प्रयास करे। इसके लिए हम मुसलमान के नाम पर हम पाने में नाकामयाब रहे हैं आज़ादी के बाद से अब तक। पसमानदा के नाम पर हमको कुछ मिले। अभी हमारे डॉक्टर अयूब रायन साहब ने कहा कि दलित मुसलमान में इनका आंदोलन निरंतर लगातार जारी है। उसमें यह है कि शायद इन लोगों ने एक बहुत बड़ा हक अधिकार खोया है जो 1950 तक मिल रहा था। उसके बाद क्रिश्चियन दलित को और मुस्लिम दलित को पीछे रखा गया, जिसका एक मुख्य जो है नुकसान ये होता दिखाई दे रहा है कि कहीं ये चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। मुखिया सरपंच से लेकर के जो रिजर्व सीट पर है, मुस्लिम जो है, ओबीसी की तो बात छोड़िए, दलित मुसलमान भी कहीं चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। मतलब हाजीपुर हो या रोसड़ा हो या जो है ना, मतलब रिजर्व सीट पर मुसलमान अगर सीट पर चुनाव लड़े, मुस्लिम जो 20-22 अगर जीत के जाते हैं अगर राज्यसभा लोकसभा, और दलित मुसलमान को भी अगर रिजर्वेशन पर चुनाव लड़ने का मौका मिले, तो हम आम मुसलमानों के हित में बेहतर काम कर रहे हैं कि हम 50 की संख्या में हम जीत करके जा सकते हैं भारत सरकार का मतलब जो प्रतिनिधित्व करने के लिए। तो दलित मुसलमान में जो दूसरे लोग अपना हक अधिकार पाने में कामयाब हुए हैं, जो पिछड़ा दूसरे हमारे देश के जो हमारे जो है ना नॉन मुस्लिम भाई हैं, वो जो मुख्यमंत्री से लेकर के और गृह मंत्री से लेकर के हर चीज़ बनने में कामयाब हुए हैं। हमारे लोग मुसलमान के नाम पर भी आज तक 50 साल में कांग्रेस के द्वारा भी 1-5 साल का भी कोई मुख्यमंत्री नहीं बना है। कांग्रेस को भी मनुवादी सरकार हम इस हिसाब से मानते हैं कि बाबा साहब मान्यवर कांशीराम ने कहा था कि कांग्रेस इज ए ग्रीन स्नैक इन ग्रीन ग्रास। उन्होंने भी मुसलमान के नाम पर लगातार वोट लिया। तो अब उनकी सरकार आने वाले दिनों में आए या भाजपा सरकार जो हमारे लिए हमको गले लगाने के लिए तैयार है, मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी जो पसमानदा मुसलमान के हक और हुकूक की बात कर रही है, तो वो उनका नज़रिया ये है कि कुछ दे के हम आपको हम जो है ना आपको जो है ना उसका रिवार्ड देंगे। बड़ी अच्छी बात आपने कहा, मोदी जी ने इस पर पहल भी किया था, पसमानदा लोगों से मिले भी। एक लाइन में सर मुझे बताइए, चूँकि डिबेट हम लंबा नहीं खींच सकते, एक लाइन में मुझे बताइए सर कि जिस तरह से मोदी जी ने पसमानदा लोगों से मुलाकात करके बाज़ाब्ता पसमानदा की बात की है, तो क्या आप लगता है कि आपका संगठन यानी कि अल्पसंख्यकों का एक बड़ा तबका मोदी जी के साथ 2024 में उनके लिए काम करेगा, उनके लिए वोट करेगा? आपको लगता है ऐसा करना चाहिए? अभी भारत में यूपी का गाहे बगाए जो निकाय चुनाव हुआ है या ये के साथ जहाँ जो है उपचुनाव हुआ है एमपी का, एमएलए का, उसमें लोगों ने दिखाया है कि अच्छी खासी तादाद में भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने वोट दिया है, जिसका नतीजा ये है कि उसकी तरफ से हम लोग पसमानदा तबके को 6 लाल बत्ती से मुराद ये कि स्वार विधानसभा से अशफाक अंसारी जीते एमएलए का चुनाव, आजम खान के लड़का को हरा करके। आजमगढ़, मुरादाबाद, ये कभी कोई मुस्लिम नहीं जीता था, ये भारतीय जनता पार्टी के उपचुनाव में जीता है। एक एमएलसी है वहाँ, दानिश अंसारी देवरिया से मंत्री हैं वहाँ। तो यूपी में और 400 समथिंग सीट निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर पसमानदा। और 2024 में आप लोग वोट करेंगे भाजपा? भारतीय जनता पार्टी की का नज़रिया, अगर दूसरे लोगों का नज़रिया अगर पसमानदा और दलित मुस्लिम के तई अगर पॉजिटिव नहीं रहा तो आने वाले दिनों में सोचा जा सकता है कि भाई हम लोग किसके साथ जाएं, मोदी जी के साथ जाएं या इंडिया गठबंधन के साथ हम लोग का समर्थन रहे। सर, डॉक्टर साहब एक सवाल आपसे समझना चाहेंगे। ज़रूरी नहीं है कि हर विचारधारा से 100% आबादी सहमत हो। जी।
विरोध भी होता है। आप जिस मुद्दे को लेकर चल रहे हैं, कहीं न कहीं आपको समर्थन और विरोध दोनों झेलना पड़ता है। जी बिल्कुल। आपके जो विरोधी तबका है, एक आप पर एक इल्ज़ाम वो लगाते हैं कि कहीं न कहीं जात पात की बात करके आप मुस्लिम समाज को तोड़ना चाहते हैं। इस पे आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। नहीं, ये तो सब लोग हर जमाने, मेरा नहीं उनका है, हाँ जिनका भी हो, देखिए हर ज़माने में होता रहा। जैसे मसलकी तौर पे भी हम लोग अलग अलग रहते हैं। एक मोहल्ले में 2-3 मसलक के लोग हैं ना, तो आपस में शादी ब्याह भी नहीं करते हैं। नहीं तो उसी तरफ आ रहे हैं ना। मैं एक बात बता दूं कि थोड़ा तेज़ी से बदलाव आया हमारे मुसलमानों में। धड़ल्ले से एक जात के लोग दूसरी जात में शादी करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इसमें 2-3 मिसाल तो मेरे सामने भी है। हाँ ठीक है, वो तो इंटरकास्ट का इंटर रिलीजन भी हो रहा है। इंटर रिलीजन भी बहुत तेज़ी से, हाँ ये दोनों हो रहा है ना। इंटर रिलीजन को भी हम लोग इनकार नहीं करें। तो ऐसा नहीं है कि मुस्लिम समाज किसी वजह से कमज़ोर हो जाएगा। ये हम लोग जो अभी जो ही उम्र हमारी है, बचपन से देख रहे हैं कि फ़लाँ मुद्दा आएगा तो मुसलमान कमज़ोर हो जाएंगे, या फिर दुनिया में जितने सारी टेक्नोलॉजी आई सबसे मुस्लिम समाज को ख़तरा हमेशा होता रहा। हत्ता के मोबाइल से भी, ट्रेन जो आई उससे भी, फ़ोन आया उससे भी, या वो लाउड स्पीकर आया उससे भी, हर तरह की जो भी नई चीज़ें आई भारत में या दुनिया में, उससे मुस्लिम समाज हमेशा अपने आप को भयभीत बनाए रहा और कहा कि वो मतलब वो मुसलमानों का नुकसान होना। अब बाद में वही चीज़ मुसलमानों के टूल्स के तौर पे काम करती है। अब मोबाइल से बहुत तरह के काम हम लोग लेते हैं, लाउड स्पीकर से अजान भी देते हैं, तकरीर भी करते हैं, मिलाद शरीफ भी होता है। तो ऐसा जो है ना होता रहता है कि लोग कहते हैं कि इससे बिखराव आएगा। अभी हमने मसलक की बात कहा था ना कि मसलकी तौर पे, मसलक में बहुत लंबी बात हो जाएगी। नहीं, बहुत लंबी बात नहीं होगी, उस पे भी बात करेंगे, अगर मौका मिला तो हम आपको उस डिबेट में शामिल करेंगे। तो इससे मुस्लिम समाज का भला होगा, इससे मुस्लिम समाज का आरोप आप कहें कि जो जाति की बात करके जो है वो मुस्लिमों में बिखराव की बात हो। देखिए हम तो सिर्फ बोलते हैं ना, बहुत सारे लोग बगैर बोले हुए काम करते हैं। लेकिन अगर मुसलमानों का बड़ा तबका जो 85% है, अगर संगठित होता है तो वो कमज़ोर नहीं होगा बल्कि और मजबूत ना होगा। कमज़ोर कैसे हो गया या फिर बटा कहाँ? 85% अगर एक जगह है तो 15% या मतलब 14% जो लोग बचते हैं, उसमें भी 2% वो लोग हैं जिन लोगों की बात अभी हम कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि छोटी जात के लोग अपने आप को बड़ी जात का कह करके या उसका खोल पहन करके शामिल होने की कोशिश करते हैं। वैसे पोजीशन में सवाल को थोड़ा मैं और क्लियर करना चाहूँगा। 82 AMU बोर्ड में सदस्य हैं, पर्सनल लॉ बोर्ड में 180-190 सदस्य हैं। उसमें 1-2 भी मिल जाए अगर पसमानदा तबके से, तब ना दूसरे से हक अधिकार की बात हो मुस्लिम समाज में। आप एक छोटी सी मिसाल है, 20 टिकट मिलता है जो हमारे अगड़ी जात के सैयद बरादरान जो लोग हैं, पार्टी का नेतृत्व करते हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में, अगर 20 टिकट मिलता है तो एक अंसारी, एक कुरैशी, एक रायल, एक मंसूरी को अगर दे दिया तो 16 टिकट कहाँ जाता है? तो ये अभी जो जनगणना हुई है, इससे तो अब आने वाले दिन में पार्टियों को भी सोचना पड़ेगा कि हम किस जाति को कितना टिकट दे रहे हैं। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मुस्लिम जो जीत कर आएंगे, या मुस्लिम जो है दलित को अगर मान्यता मिल जाती है आर्टिकल 341 में, अगर दलित को हिंदू दलित के मुकाबले में अगर उनको मान्यता मिल जाती है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा MP MLA बन जाएंगे। अब वो आपके मुसलमान के लिए मजबूती का वो कारण बनेगा। मुसलमान जो है, जो छूटा हुआ तबका है वो आप बिल्कुल। सर डॉक्टर साहब एक सवाल आपसे और लेना चाहेंगे। कहीं न कहीं अभी जाति जनगणना काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। हर जाति के लोग कह रहे हैं कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी। आप दलित मुस्लिमों की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके उत्थान की बात करते हैं, जाति जनगणना को आप किस नज़र से देखते हैं, संक्षिप्त में बताइए। हाँ, जाति गणना तो ठीक है, अच्छी बात है, और पूरे देश में हो तो और भी अच्छा होगा। और हम आपके चैनल के ही माध्यम से ये भी कहना चाहेंगे तमाम मुसलमानों से भी और बिलखसूस पसमानदा और दलित मुसलमानों से भी कि इस तरह का जब भी कोई मौका आए तो अपनी जाति को, जो ओरिजिनल मेरी जाति है उसी को हम दिखाएं, क्योंकि इससे हमारा भला ये होगा कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी मतलब हिस्सेदारी वाली बात भी है। और दूसरा है कि हम कहीं कह सकते हैं, चूँकि अगर राजनीतिक लाभ लेने की भी बात होगी
तो आप अपनी आबादी के हिसाब से बहुत सारी जो छोटी जातियां हैं जो कभी कभी एक्टिव नज़र आती हैं जातीय संगठन के माध्यम से, लेकिन उनके मतलब आबादी के कम होने के कारण उनको उस तरह का बहुत सारा लाभ नहीं मिल पाता। यह और बात है कि सरकार द्वारा नियोजन का कुछ मामला उसको फ़ायदा मिल जाता है, लेकिन राजनीतिक लाभ मिलने में उनको परेशानी होती है। तो इसकी आबादी बढ़नी चाहिए और जनगणना बहुत ज़रूरी है, बल्कि बाज़ाब्ता जनगणना हो, गणना ही नहीं और राष्ट्रीय स्तर पे हो। क्या दलित मुसलमान अगर इंडिया गठबंधन उतनी भागीदारी नहीं देती है तो भाजपा को वोट करेगी? देखिए ये सब परिस्थिति के बाद होगा और गठबंधन कौन कितना देगा इससे कोई मतलब नहीं है, या फिर मतलब भारतीय सरकार अधिकार की बात तो होनी चाहिए ना। हाँ, अधिकार की बात ये ठीक है। आपके पास दोनों विकल्प है, इंडिया महागठबंधन भी है और एनडीए महागठबंधन। हाँ, तो इसका फैसला तो हम नहीं कर सकते हैं ना। और मैं वो जवाब दे रहा हूँ, सामाजिक आंदोलन की जितनी बड़ी पार्टियां हैं उन्होंने आगे बढ़ने का काम किसके सहारे से किया? चाहे 90 में लालू यादव ने सरकार बनाया, किसके माध्यम से? दो मरतबा मायावती जी ने सरकार बनाया, किसके माध्यम से? कांग्रेस के विरुद्ध में भाजपा का सहारा लेकर के वो आगे बढ़ी है और आज वो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने में आगे आने में कामयाब हुई है और भारत का संविधान बचाने में वही मुखर हो रही है। नहीं कि वो भाजपा नहीं रही? नहीं, भाजपा भी हो सकता है। विचारधारा बदली है। विचारधारा सत्ता पाने के लिए वो कोई भी पार्टी अपनी विचारधारा 1 मिनट में, 1 पल में बदलती चली जाती है। इसलिए जो दलित पिछड़ा पर हुकूमत बनाने के लिए, उसको गुलाम बनाए रखने के लिए यह पार्टियां वजूद में आई। इसलिए कि केवल हम लोगों की जानकारी में 58 मॉब लिंचिंग दलित पिछड़ा मुसलमानों के साथ हुआ है 58 और दलित पिछड़ा के साथ हुआ 800। एक इंटरप्ट करेंगे आपको। मॉब लिंचिंग जब भी होता है तो सिर्फ मुसलमान देखा जाता है, दलित या पिछड़ा या फॉरवर्ड वो नहीं देखते हैं। तो इसका आपने जो है वो कास्टिज्म कब कर दिया कि सिर्फ दलित मुसलमानों का जो है मॉब लिंचिंग होता है और फॉरवर्ड का मॉब लिंचिंग नहीं होता है? आपके नजरिए में क्या मॉब लिंचिंग करने वाले जाति देख के जाति देख करके वो नहीं करते हैं? इसलिए कि जितने भी नुकसानात होते हैं मुसलमानों के नाम पर वो दलित पिछड़ा झेलता है। इसलिए कि ये कमेरा जाती है, ये वर्किंग क्लास है, ये रोड पर इनका दुकान है, मकान है, कारोबार है, ये रोड पर रहने वाली जातियां हैं, ये शोषण का शिकार होती हैं। जो भी आतंकी संगठन या जो भी शोषण दोहन करने वाली या मॉब लिंचिंग करने वाली जितनी भी जमातें हैं, ये लोग जो अमीरों के घर में जो बाजार से हटकर जिन लोगों का मकान है, बंगला है, दलान है, उन लोगों के यहाँ कभी आपने नहीं सुना होगा कि मुसलमान के नाम पर उन लोगों के बच्चे भी आगे रहते हों आंदोलन में, और मुसलमान के नाम पर उन लोगों के यहाँ कभी उनका जो है ना कोई नुकसान हुआ न। मुसलमानों के नाम पे जो संगठन कायम है, जैसे देखिए इमारत शरिया है, 100 साल पूरा हो गया इमारत शरिया का, और भी भारत में कई संगठन हैं और राजनीतिक पार्टी जिसका 100 साल पूरा हो गया है। पटना से सटे फुलवारी शरीफ में इमारत शरिया है, और पटना शहर में वो एक टेलीफोन एक्सचेंज है, उसके जस्ट पीछे अदालतगंज कहें या कमला नेहरू नगर के नाम से ज़्यादा प्रचलित है, वहाँ 500 घर बक्खो जाति का है। कभी पटना जाना हो तो उस टोला में जाइएगा, आप लगेगा कि पूरे शहर का वो मतलब कचरा जमा करने का डंपिंग ग्राउंड वही है। जितने बिजली के तार गुजर रहे हैं, इतना नीचे तक बहुत लंबा लंबा तार सब लटका हुआ है, जा रहा है। आपको चलने वक्त भी डर लगेगा कि पता नहीं सट जाए तो क्या हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक पास कर रहा है। गंदगी इस कदर से कि बगैर नाक पे कपड़ा रुमाल रखे हुए आप जा नहीं सकते हैं। उस स्थिति में वहाँ लोग रह रहे हैं, और ऐसे में उनके पास न आपके वो तबलीगी जमात वाले जाते हैं, न जमात इस्लामी वाले जाते हैं, जिन लोगों के पर मुसलमानों के सामाजिक और मतलब शैक्षणिक विकास का जिम्मा था। ख़ास करके इमारत शरिया हो या इदारा शरिया की बात कर रहे हैं हम लोग, ये सब जो संगठन है जो मुसलमानों के नाम पे बना, अब मुसलमानों के विकास के लिए बना। हम दरभंगा की बात अभी नहीं कर रहे, सिर्फ वो फुलवारी शरीफ से सटा हुआ जो इलाका है या सुल्तानगंज से सटा हुआ जहाँ इदारा शरिया है, उससे सटा हुआ जो इलाका है पटना में, इस तरह के और भी कई मोहल्ले हैं, उसका विकास तो होना चाहिए था ना। वहाँ नहीं गए लोग, वहाँ निजी तौर पर मकतब वगैरह कायम कर सकते थे ताकि उन लोगों के अंदर बुनियादी तालीम, हम लोग कहते हैं ना कि तालीम हासिल करना मुसलमानों पे फ़र्ज़ है। बिलखसूस कुरान हर मुसलमान को पढ़ना चाहिए, कलमे की जानकारी हो। आज क्या हालत है उस टोले का कि अगर आसपास के इलाका में कोई ऑकरेंस होता है तो पुलिस पहले उस मोहल्ले में जाती है कि इसी मोहल्ले का लड़का सब होगा, चूँकि वो
जागरूक नहीं है, न शिक्षा है, न वो अपनी बात कह पा रहा तो है। इसमें बदलाव आएगा कैसे, ये हम समझना चाहते हैं। इसके लिए हम सभी लोगों को कोशिश करना होगा, बिलखसूस कोशिश मुसलमान में क्या कोशिश होना चाहिए, 2-4 हम बातें? लोग, हाँ वो कोशिश ये हम लोगों को करनी होगी कि उनके बीच हम लोग बार बार जाएंगे, उनके मतलब सामाजिक विकास की बात करेंगे और किस तरह से हम लोग समाज में ढलें, समाज के जो दूसरे वर्ग हैं उनको सम्मान दें, उनके बीच में जाएं, उनको बताएं। बिलखसूस चूँकि हम लोग कहते हैं ना कि मतलब मुसलमानों में मतलब उलमाओं का या धार्मिक संगठनों का ज़्यादा प्रभाव होता है, तो इमारत शरिया जैसी तंजीमों को वहाँ जाना चाहिए था। उनके साफ़ सफाई, उनके पास फंड भी हैं, इमारत शरिया जैसे तंजीम के पास काफ़ी फंड भी हैं, वहाँ 1-2 मकतब खोल दे और लोगों के मतलब कि सफाई जैसे आधा ईमान है कि सामाजिक राजनीतिक जितने भी संगठन हैं मुसलमानों के रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड, इन लोगों को ज़मीनी स्तर पर इन लोगों के शैक्षणिक और अवेयरनेस के लिए और इन लोगों के सामाजिक सुधार के लिए इन लोगों को काम करने की ज़रूरत है। और ये काम करने की पहल कब होगी, जब जितने भी सामाजिक संगठन बने हुए हैं मुसलमानों के नाम पर, उसमें इन लोगों की भागीदारी चुन चुन कर लाला कर देनी पड़ेगी इनको, इनकी संख्या के अनुसार। सर, आप दोनों मेहमान हमारे स्टूडियो में आए, मुखर होकर के आपने दोनों मुद्दों पे दलित, मुस्लिम और पसमानदा मुसलमान को लेकर के बातें किया। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का ये पहल और ये संघर्ष आने वाले समय में जो है वो कामयाब हो। दरभंगा सहित देश और दुनिया की बाकी खास खबरों को देखने के लिए देखते रहे हिंदी TV 24। धन्यवाद।